बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शरीफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ग्रुप 5th ए एंड ग्रुप 6th ए एलिमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो बात हम डिटेल से स्टडी करेंगे वो होगी इंट्रोडक्शन टू ग्रुप 5th ए एलिमेंट्स, और फिर इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 5th ए एलिमेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 5th ए एलिमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 5th ए एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड द नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 5th ए एलिमेंट्स को ही हम एक और नाम देते हैं जो कि है निक्टोजेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को देखें तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप 5th ए एलिमेंट्स बिलोंग्स टू पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो ग्रुप 5th ए है इट कंसिस्ट ऑन 6 एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले है नाइट्रोजन। इसी वजह से हमने इस ग्रुप का नाम रखा द नाइट्रोजन फैमिली। बहरहाल सबसे पहला मेंबर है नाइट्रोजन। फिर है माय डियर स्टूडेंट्स फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और माय डियर स्टूडेंट, जो 6th एलिमेंट है दैट वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड, ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है और इसका नाम है अनपेंटियम which has atomic number 115। My dear students, ये जो 115 atomic number वाला एलिमेंट है it is synthetic element, it is radioactive। बहरहाल हमारा जो कंसर्न रहेगा आज के लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में वो ग्रुप 5th ए के 5 एलिमेंट्स के साथ होगा विच आर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपके सामने ग्रुप 5th ए एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करना चाहता हूं। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने आपके सामने एक कॉलम में ग्रुप 5th ए एलिमेंट्स लिख दिए जैसा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड कॉलम में मैंने इन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिख दिए जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 है, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51 है और बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 है। जब मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा इन शेल्स में इन एलिमेंट्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर आप नाइट्रोजन को देखें विच हैज द एटॉमिक नंबर 7, तो गोया इसका मतलब ये हुआ कि पहले शेल में 2, जिसे आप के शेल भी बोलते हैं, और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, फास्फोरस विच हैज एटॉमिक नंबर 15, इसकी अगर बात की जाए तो इसके पहले शेल के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के बाद आता है एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और फिर नेक्स्ट जो थर्ड शेल है इसमें आते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने आर्सेनिक में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है इन शेल्स। इसी तरह आपके पास एंटीमनी है और फिर बिस्मथ है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने रखी जब आप शेल्स की बात करते। अगर मैं सब शेल्स की बात करूं तो सब शेल्स के लिहाज से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसमें जरा देखिए। सबसे पहले है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का चूंकि एटॉमिक नंबर 7 है जिसका मतलब है 1s2 2s2 2p3। इसी तरह अगर आप फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, जिसका मतलब क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यानी नाइट्रोजन में जो वैलेंस शेल में मौजूद सब शेल्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन बन रही है 2s2 2p3, फास्फोरस की बनती है 3s2 3p3।
तो जरा स्टूडेंट बताइएगा फिर आर्सेनिक की क्या बनेगी। यकीनन आप कहेंगे सर उसकी वैलेंस सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4s2 4p3 और इसी तरह एंटीमनी की 5s2 5p3 और अगर बिस्मथ की बात की जाए तो माय डियर स्टूडेंट उसकी बनेगी 6s2 6p3। अब अगर आप इस वैलेंस सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गौर से देखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जितने भी फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से बनती है और वो क्या है ns2 np3 वेयर n इज शेल नंबर जिसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम भी देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स ये जो n है नाइट्रोजन के लिए n बराबर होगा 2 के, फास्फोरस के लिए बराबर होगा 3 के, आर्सेनिक के लिए बराबर होगा 4 के एंड सो ऑन, जैसा कि आपने इन सब की एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के कहा। माय डियर स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक और बात क्लियर हो जाती है कि चूंकि इन तमाम एलिमेंट्स में जो वैलेंस सब शेल है दैट इज p, इसी वजह से हम कहते हैं कि ऑल द ग्रुप फिफ्थ ए एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द p ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये तो थी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस ऑफ फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप फिफ्थ ए एग्जिस्ट एज सॉलिड। सारे मेंबर नाइट्रोजन के अलावा सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन इज कलरलेस गैस। अगर आप नाइट्रोजन से आगे बढ़ते हैं फास्फोरस तो याद रखिएगा फास्फोरस इज ब्लैक कलर सॉलिड। और जब आप बात करते हैं आर्सेनिक की इट इज मेटेलिक सॉलिड। इसी तरह आप एंटीमनी की बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड। माय डियर स्टूडेंट मैंने साथ साथ इनकी अपीयरेंस भी आपको दिखाने की कोशिश की ताकि आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो सके। और अगर आप लास्ट मेंबर बिस्मथ की बात करते हैं तो इसका भी जो अपीयरेंस है दैट इज मेटेलिक सॉलिड। तो ये जो थी आपके सामने ये इनकी फिजिकल अपीयरेंस थी। माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके जहन में इसको देख के ये क्वेश्चन आना चाहिए सर ऐसी क्या वजह है कि नाइट्रोजन एक गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला एलिमेंट है जबकि इसी ग्रुप के बकिया मेंबर जो हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं। इसका मतलब है कि अगर नाइट्रोजन गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन में जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं वो कम है और बकिया मेंबर्स में जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस हैं वो क्या हैं ज्यादा। ये बात आपको भी पता है कि जब भी आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। यही वजह है कि चूंकि नाइट्रोजन एक स्मॉल यूनिट है N2 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है तो इसमें फोर्सेस कम है, ये गैशियस फॉर्म में, while rest of the members of group 5th A exist as solids। My dear students बढ़ते हैं इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं एटॉमिक रेडियस। और माय डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियस मैं आपके सामने रखता हूं इन पिकोमीटर यूनिट्स, यानी मैंने रेडियस के लिए जो यूनिट यूज किया वो पिकोमीटर है। माय डियर स्टूडेंट्स मैंने इसके लिए क्या किया, आपके लिए एक कॉलम में एलिमेंट्स लिख दिए ग्रुप 5th ए के और दूसरे कॉलम में इनके एटॉमिक रेडियस और तीसरे कॉलम में आपको इमेजिन करवाने की कोशिश की कि किस तरह से रेडियस क्या करता है इंक्रीज। माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप इस रेडियस को देखें तो यकीनन आपको यह अंदाजा होगा कि टॉप टू बॉटम जाते हुए ग्रुप 5th ए का एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक रेडियस क्या करता है इंक्रीज। कोई परेशानी वाली बात नहीं, हमने पढ़ा है कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम क्या करता है रेडियस इंक्रीज करता है। माय डियर स्टूडेंट्स परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप टेक्निकली
ऑब्जर्व करें तो आपको ये बात फील होगी कि नाइट्रोजन से फास्फोरस पे जाते हुए देयर इज वेरी लार्ज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, यानी नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ जाते हुए एटॉमिक रेडियस में इजाफा क्या है, बहुत ज्यादा। किसके बरक्स, जब आप आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ मूव करते हैं, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस में भी एक शेल का फर्क है, लेकिन एटॉमिक रेडियस में जो इजाफा हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू जब आप मूव करते हैं फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ। अब सर इसकी क्या वजह? अच्छा, अगर आप इसको टेक्निकली ना देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल ट्रेंड के मुताबिक है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। लेकिन चूंकि हमारा मकसद सिर्फ पढ़ाना सिंपल ट्रेंड्स को नहीं, बल्कि उनको टेक्निकली इंडिविजुअली स्टडी करना भी है, जिसके लिए आप ये वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये वजह बताने की कोशिश करूं कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जाते हुए साइज में क्यों इतना इजाफा हो जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में S और P सब शेल्स मौजूद। याद रखिएगा कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट ऑफ S and P इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल, जिसकी वजह से इनका, चूंकि S और P इनर शेल्स में मौजूद होते हैं, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इनमें जो एटॉमिक रेडियस में इजाफा है वो हमारे कॉन्सेप्ट से भी कई गुना क्या होता है, ज्यादा। इसके बरक्स जब आप बात करते हैं फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ, तो माय डियर स्टूडेंट्स इनमें क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D, और जिन एलिमेंट्स में F है, यानी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D और F सब शेल, इनके D और F सब शेल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट ये कहां पे मौजूद होते हैं, इन इनर शेल्स। तो यानी बात ये कर रहा हूं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D एंड F ऑर्बिटल इन इनर शेल्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनमें जो इजाफा होता है एटॉमिक रेडियस में वो इतना नहीं होता जितना के होना चाहिए। क्यों भला? क्योंकि चूंकि इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो शील्डिंग इफेक्ट चूंकि पुअर है, इस वजह से न्यूक्लियस के अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होल्ड है, जितना कम होना चाहिए उतना कमी नहीं आती, जिसकी वजह से साइज में जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं आयोनिक रेडियस, और ये मैंने जो आयोनिक रेडियस लिया है दैट इज इन -3। जब आयंस एग्जिस्ट करते हैं किस तरह से, -3 चार्ज से। अगेन मैंने इनको पिकोमीटर में ज़ाहिर किया, तो आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हुए आयोनिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज। यहां पे दो बातें हैं, सर क्यों इंक्रीज करता है, तो इसका जवाब मैं वही दूंगा कि टॉप टू बॉटम चूंकि आप मूव कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम आयोनिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज। दूसरी बात, आप गौर करें तो मैंने बिस्मथ का आयोनिक रेडियस नहीं लिखा, क्योंकि याद रखिएगा हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह इस लेक्चर में कि जो बिस्मथ है दैट इज प्योरली मेटल। चूंकि बिस्मथ प्योरली मेटल है, और आपको पता है कि मेटल जो है ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखती, तो चूंकि बिस्मथ प्योरली मेटल है, ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से मैंने इसका आयोनिक रेडियस भी मेंशन नहीं किया। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, व्हिच इज आयोनाइजेशन एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें आयोनाइजेशन एनर्जी को, तो आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑफ नाइट्रोजन। सर अब क्यों डिक्रीज करती है, बताएं, आप खुद सोचें, आपने बेशुमार दफा ये पढ़ा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका जवाब भी प्रीवियस ईयर जो एटॉमिक रेडियस की बात की कि टॉप टू बॉटम जब आप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का और न्यूक्लियर चार्ज का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, जितना न्यूक्लियर चार्ज कम, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, उतनी कम होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
अगेन मैं आपको बात बता दूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नाइट्रोजन फैमिली में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन ग्रुप 5th ए एलिमेंट्स वो किसकी है, नाइट्रोजन, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए जो मैंने यूनिट यूज किया दैट इज किलो जाउल पर मोल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज ऑफ एटम। इसका मतलब यह हुआ कि जितना किसी एटम का साइज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही कम होगी। अगर आप ग्रुप 5th ए एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो डाउन द ग्रुप जाते हुए मोर एक्सोथर्मिक हो रही है, यानी डाउन द ग्रुप जाते हुए इनमें जब इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहां पे ये जो माइनस साइन है दैट शोज द रिलीज ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप टू बॉटम जाते हुए इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। हालांकि मैंने आपसे अभी ये कहा कि टॉप टू बॉटम जाते हुए चूंकि साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज। लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि टॉप टू बॉटम जाते हुए वैल्यूज आर मोर नेगेटिव, वैल्यूज आर मोर एक्सोथर्मिक। ये वैल्यूज बताती हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही। अब सर इसकी क्या वजह है, बोलिएगा इसकी क्या वजह है। तो मैं इसकी वजह ये दूंगा कि जब भी माय डियर स्टूडेंट्स आप 5th ए ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जितने भी हैवियर मेंबर्स हैं, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, इनमें डी और एफ ऑर्बिटल की क्या हो जाती है, इन्वॉल्वमेंट। अब डी और एफ ऑर्बिटल हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि ये होना क्या चाहिए, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड क्या होना चाहिए, कम। लेकिन चूंकि डी और एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बड़ा पुअर है तो ये जितनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन को डिक्रीज करना चाहिए था, इन डी और एफ को जितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन को डिक्रीज करना चाहिए था, अपने पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये उतना डिक्रीज नहीं कर पाते। जब ये उतना डिक्रीज नहीं कर पाते तो न्यूक्लियस का वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड क्या कर जाता है, इंक्रीज, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप जाते हुए इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज क्या कर जाती हैं, इंक्रीज, यानी ये मोर नेगेटिव हो जाती हैं। नेगेटिव अगेन मैं बता रहा हूं मींस कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट इनके मेल्टिंग पॉइंट की तरफ, यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मेल्टिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले आपके सामने चंद एक पॉइंट्स रखना चाहता हूं। याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ द बाइंडिंग फोर्सेस। जितनी एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट not only depend upon the strength of forces but also depends upon the crystal structure। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, यानी याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल्स की जितनी क्लोज, जितनी टाइट अरेंजमेंट होगी, याद रखिएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ज्यादा। दो बातें होगी। तीसरी बात याद रखिएगा कि ऐसे एलिमेंट्स which exist as discrete small unit, जो छोटे छोटे यूनिट्स के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम। जबकि ऐसे एलिमेंट्स which exist as joint structure, जो बड़े स्ट्रक्चर रखते हैं, पॉली एटॉमिक पर एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, they have high values of melting point।
माय डियर स्टूडेंट ये 4 पॉइंट्स अपने जहन में रखिएगा। इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए मैं आपके सामने ग्रुप 5 ए के एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप ग्रुप 5 ए के एलिमेंट्स को देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है ये कहीं पे जाके, जैसे नाइट्रोजन से बात करें, नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट कम है, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। और जब आप फास्फोरस से मूव करते हैं आर्सेनिक, तो आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट फास्फोरस से भी क्या है, ज्यादा। यानी बात ये तय हुई कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ये नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है और फिर एंटीमनी से बिस्मथ तक क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब सर इसकी वजह भी बताइए, क्योंकि वजह नहीं पढ़ेंगे तो मजा क्या लेक्चर का। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अगर मैं इन 5 एलिमेंट जो कि ग्रुप 5 ए में मौजूद हैं, अगर मैं इनको कैटेगराइज करूं तो याद रखिएगा नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट स्मॉल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये डिस्क्रीट स्मॉल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करता है, यानी N2 की शक्ल। जब आप बात करते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, दे एग्जिस्ट एज टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी फास्फोरस P4 की शक्ल में, आर्सेनिक AS4 की शक्ल में, एंटीमनी SB4 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। जो लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप है बिस्मथ, इट एग्जिस्ट प्योरली इन मेटेलिक स्ट्रक्चर, ये प्योरली मेटेलिक है। अच्छा, ये भी हम बात करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा भी बता दूं कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं, दीज आर प्योरली नॉन मेटल्स। Arsenic, antimony, these are metallites, and bismuth at the end of the group 5A is purely metal. क्यों है, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ये बात भी करेंगे। तो बहरहाल अब मैंने आपसे कहा कि नाइट्रोजन N2 की शक्ल में है, फास्फोरस P4 टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में है, तो यकीनन चूंकि फास्फोरस का स्ट्रक्चर बड़ा है, फास्फोरस का स्ट्रक्चर बड़ा होने का मतलब है कि इसमें फोर्सेस की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन की निस्बत क्या है, ज्यादा। जब आप बात करते हैं फास्फोरस से आर्सेनिक पर, तो आर्सेनिक, अब आप कहेंगे सर पहले तो आपने नाइट्रोजन और फास्फोरस की तो बात कर दी, अब फास्फोरस भी P4 है, आर्सेनिक भी P4 है। जब दोनों का आर्सेनिक भी AS4 है, तो सर दोनों जब टेट्रा यूनिट्स के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में क्यों फर्क है। अब माय डियर स्टूडेंट्स बात आ जाएगी कि जब आप फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ मूव करते हैं, देयर इज चेंज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो फास्फोरस है इट एग्जिस्ट इन ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म, जबकि आर्सेनिक जो है इट एग्जिस्ट इन रोम्बोहेड्रल फॉर्म। तो नो डाउट P4 की शक्ल, P4 के एग्जिस्ट करता है, आर्सेनिक टेट्राटॉमिक यानी AS4 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी अगर मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आ जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप मूव करते हैं एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ, तो अब मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज। माय डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट कि एंटीमनी हमारे पास क्या है, एक मेटेलाइट, और बिस्मथ एक मेटल है। हम बात करेंगे कि डाउन द ग्रुप जाते हुए, आपने पढ़ा भी है, मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंटीमनी और बिस्मथ है, दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग, इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग मौजूद है। और याद रखिएगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी, which is equal to charge over size। इसका मतलब है कि जब आप एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो चूंकि साइज इंक्रीज करता है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करती है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो यूं मैंने आपके सामने हर एलिमेंट की अलग-अलग से कैटेगरी रख दी कि किसका मेल्टिंग पॉइंट किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास प्रॉपर्टी है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अगेन बॉइलिंग पॉइंट में बात कि जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। और अगेन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उन एलिमेंट्स का ज्यादा होगा जो जॉइंट स्ट्रक्चर के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, जो पॉलीएटॉमिक यूनिट के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, और उनका कम होगा जो डिस्क्रीट यूनिट के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक क्या करता है, इंक्रीज। और फिर ये जब आप बात करते हैं एंटीमनी की, तो एंटीमनी पे जाके इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये मजीद इंक्रीज कर जाता है, किससे, आर्सेनिक से।
और जब आप एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज। माय डियर स्टूडेंट्स, यानी फिफ्थ ए ग्रुप में जो बॉइलिंग पॉइंट है ये नाइट्रोजन से एंटीमनी तक क्या करता है, इंक्रीज, और फिर बिस्मथ पर जाके क्या कर जाता है, डिक्रीज। इसकी वजह यह है कि जब आप नाइट्रोजन से एंटीमनी तक आते हैं तो यहां पे साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज। जब आप आखिरी मेंबर बिस्मथ पर आते हैं तो बिस्मथ चूंकि प्योरली एक मेटल है, चूंकि इसका साइज बड़ा है, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड वीक हो चुकी है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। सिंपल ट्रेंड, जैसा कि मैंने पहले भी बात की। माय डियर स्टूडेंट, इनकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी, और आप देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हुए डेंसिटी ऑफ ग्रुप फिफ्थ ए एलिमेंट्स क्या करती है, इंक्रीज, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए मैसेज इंक्रीज करती हैं इन यूनिट वॉल्यूम, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज। यानी बिस्मथ हैज मैक्सिमम डेंसिटी व्हाइल नाइट्रोजन हैज मिनिमम डेंसिटी इन ग्रुप फिफ्थ ए एलिमेंट्स। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट्स इन ग्रुप फिफ्थ ए एलिमेंट की, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप फिफ्थ ए शोज +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन मैं आपको यहां पे एक बात बता दूं कि जो नाइट्रोजन है वो इस ग्रुप का वाहद मेंबर है जो फ्रीक्वेंटली शो करता है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। तो ये थी माय डियर स्टूडेंट्स ग्रुप फिफ्थ ए की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप फिफ्थ ए एलिमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर की। अब मेटेलिक कैरेक्टर को मैं 3 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे पहले याद रखिएगा कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस शो टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ नॉन मेटल, यानी इस ग्रुप में नाइट्रोजन और फास्फोरस प्योरली नॉन मेटेलिक इन नेचर। कैसे? जो फास्फोरस एंड नाइट्रोजन है दे आर पुअर कंडक्टर, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक, यानी जब इनके ऑक्साइड्स को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं दे प्रोड्यूस एसिड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है, जो कि मैंने भी आपसे बात की कि ये क्या है, नॉन मेटेलिक। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इनके कंपाउंड्स, देयर कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट, क्योंकि ये खुद भी क्या है, नॉन मेटेलिक, और नॉन मेटल्स यूजुअली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स विद अदर नॉन मेटल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद हमारे पास आता है आर्सेनिक एंड एंटीमनी। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटालाइट्स। और लास्ट जो मेंबर है बिस्मथ, इट इज कंसिडर्ड प्योरली मेटल। ये प्योरली मेटल है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमनी मेटालाइट, और बिस्मथ जो है ये हमारे पास क्या है, मेटल। तो कंक्लूजन ये निकला कि डाउन द ग्रुप, जब आप इन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। माय डियर स्टूडेंट, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर डाउन द ग्रुप जाते हुए मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो इसकी वजह यह है कि डाउन द ग्रुप जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी मेटेलिक कैरेक्टर उसी के कॉरिस्पॉन्डिंगली इंक्रीज करता जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं बॉन्ड नेचर की। याद रखिएगा कि इन ग्रुप फिफ्थ ए एलिमेंट्स नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की मैक्सिमम सलाहियत है। मतलब कि जो नाइट्रोजन है इट हैज द मैक्सिमम कैपेबिलिटी टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड, जबकि इस ग्रुप में एंटीमनी एंड बिस्मथ हैव मिनिमम टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नाइट्रोजन या फास्फोरस मैक्सिमम कैपेबिलिटी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उसकी वजह कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, तो इसका मतलब है कि ये
कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और अगर आप बात करें एंटीमनी और बिस्मथ की, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करते, इसका मतलब है कि ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बल्कि ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, बिकॉज दे आर, और पर्टिकुलरली जो बिस्मथ है दैट इज प्योरली मेटल। कंक्लूजन ये निकला कि इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम, इन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 5th A एलिमेंट, ट्रेंड of covalent character decreases down the group while trend of ionic bond formation increases। यानी डाउन द ग्रुप कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की स्लाइड डिक्रीज करती है और आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी इंक्रीज करती है। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास इसमें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आती है ग्रुप 5th A एलिमेंट्स की, दैट इज एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉपी आपने पढ़ा हुआ है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, उस फिनोमिने को आप एलोट्रॉपी बोलते हैं, और जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं दे आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। माय डियर स्टूडेंट, एक्सेप्ट बिस्मथ, ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 5th A शो द फिनोमिना ऑफ एलोट्रॉपी। जैसे नाइट्रोजन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक है अल्फा नाइट्रोजन विच इज इन क्यूबिक फॉर्म, एंड सेकेंड वन इज बीटा नाइट्रोजन विच इज इन hexagonal structure। My dear student, जो phosphorus है second member, it has 6 allotropic forms: red, white, scarlet, violet, alpha black और beta black। इसी तरह जो हमारे पास arsenic है, it has 3 allotropic form, that is gray, yellow and black। और अगर next member की बात की जाए antimony, it also has 3 allotropic form, yellow, ब्लैक और एक्सप्लोसिव। और जो बिस्मथ है इट हैज नो एलोट्रॉपिक फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप 5th A की, दैट इज वैलेंसी। याद रखिएगा, फास्फोरस एंड अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 5th A कैन इन्वॉल्व d ऑर्बिटल इन बॉन्ड फॉर्मेशन। फास्फोरस और बकिया मेंबर एक्सेप्ट नाइट्रोजन डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। उसकी वजह यह है कि जो एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल और जो बकिया मेंबर्स इन द वैलेंस शेल, जो बकिया मेंबर्स के वैलेंस शेल में मौजूद ऑर्बिटल्स हैं, इनमें एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। यानी बात ये करना चाह रहा हूं कि नाइट्रोजन कैन नॉट पार्टिसिपेट डी ऑर्बिटल इन बॉन्ड फॉर्मेशन due to greater energy difference of its valence orbital, यानी 2s 2p and the next orbital 3d। 3d का मतलब है थर्ड शेल, 2p 2s का मतलब है सेकंड शेल। तो चूंकि इनके दरमियान में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से नाइट्रोजन जो है ये डी ऑर्बिटल को अपनी बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व नहीं कर सकता। जबकि नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, बकिया जितने भी मेंबर्स हैं ये बॉन्डिंग के लिए डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में मौजूद जो ऑर्बिटल्स हैं यानी s और p, और इनका जो डी ऑर्बिटल है इनमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करके बॉन्डिंग में डिफरेंट वैलेंसी शो करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। अगर आप गौर करें तो इसके वैलेंस शेल में मौजूद सब शेल्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, 3s2 3p 3। इसी के साथ आ जाता है 3d, जो कि 3d का और 3p का एनर्जी गैप कम है। अब जब आप सिर्फ 3p की बात करते हैं तो जो फास्फोरस है इट शो ओनली 3 वैलेंसी, लेकिन जब वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इसकी ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं, लेकिन जब आप इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेते हैं, यानी जब आप 3s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं इन 3d, तो आप जरा गौर कीजिएगा कि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कितनी वैलेंसी शो कर सकता है, 5। बिल्कुल इसी तरह आर्सेनिक और एंटीमनी बकिया मेंबर भी 3 और 5 को शो करते हैं। 3 ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी होती है और 5 उसको शो करते हैं जब वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल इज प्रोमोटेड टू d ऑर्बिटल। ये जो कैपेबिलिटी है ये नाइट्रोजन में नहीं। जाते जाते इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अपने आप को कंफ्यूज मत करिएगा। हमने आज के लेक्चर में ही ये बात पढ़ी थी कि जो नाइट्रोजन इट कैन शो +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट।
अब जो मैंने एंड में बात की वो ऑक्सीडेशन स्टेट की माय डियर स्टूडेंट्स बात नहीं की, वो बात की मैंने वैलेंसी की। और वैलेंसी जो है ये नाइट्रोजन की 3 रहती है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +5 भी हो सकती है, जबकि बकिया मेंबर्स की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 +5 है, लेकिन नाइट्रोजन के अलावा जो बकिया मेंबर्स हैं दे कैन शो वैलेंसी 5, और वजह मैंने आपको बता दी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला एक नए लेक्चर में नए टॉपिक से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।